प्रिय विद्यार्थियों और दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल पाथफाइंडर आईएएस में। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आपकी ठीक चल रही होगी। और ब्रह्मास्त्र सीरीज़ का आज अगला प्रश्न पत्र लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और मुझे पूरी उम्मीद है ये टेस्ट सीरीज़ आप एंजॉय कर रहे होंगे और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। फ़िलहाल आइए देखते हैं आज की टेस्ट सीरीज़ का पहला प्रश्न पत्र क्या कह रहा है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है प्रश्न, आप ध्यान से पढ़िए। कल्हड़ की पुस्तक राज तरंगिणी का फारसी अनुवाद मोहम्मद शाहबादी ने किस नाम से किया? कल्हड़ की पुस्तक राज तरंगिणी का फारसी अनुवाद मोहम्मद शाहबादी ने किस नाम से किया? चार विकल्प हैं, आप देख पा रहे होंगे। बहरुल अस्सार, जामे रशीदी, आयार दानिश और कलीलाह व दिमना। आप थोड़ा सोचिए और बहुत ध्यान से इस प्रश्न को टच करिएगा। मैं आपको उत्तर बताता हूं और सही जवाब है इसका बहरुल अस्सार। आप कहेंगे सर बहरुल अस्सार है तो बाकी की पुस्तकें किस नाम से अनुवादित हैं? तो इसके बारे में भी बता देता हूं आपको। आप ध्यान रखिएगा, आयार दानिश कालिया दमन का फारसी अनुवाद है। किसका? कालिया दमन का। ध्यान रखिएगा, कलीलाह व दिमना पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है। किसका? पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है। ये ध्यान रखिएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद भी हुआ है और पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवार सुहेली के नाम से जाना जाता है। ये कलीलाह व दिमना पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है और जामे रशीदी ये हरिवंश पुराण का फारसी अनुवाद है। तो आपको एक प्रश्न से यहां पर चार प्रश्न मिल गए। बहरुल अस्सार राज तरंगिणी का फारसी अनुवाद है, आयार दानिश कालिया दमन का फारसी अनुवाद है, जामे रशीदी हरिवंश पुराण का और कलीलाह व दिमना पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। मुझे लगता है अगला प्रश्न देखने के पहले मैं आपको कुछ रिमार्क्स देता हूं, इसे ध्यान से नोट कर लीजिए, बेहतर होगा यही। आप फटाफट इस इंफॉर्मेशन को नोट करिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और मैंने आपको भी बताया भी। आयार दानिश अबुल फजल के द्वारा कालिया दमन का फारसी अनुवाद है। इस बात को नोट करिए। और मैंने जैसा कि बताया, आप देख पा रहे हैं, जामे रशीदी मौलाना शेरी के द्वारा हरिवंश पुराण का किया गया फारसी अनुवाद है और कलीलाह व दिमना पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है। और मैं आपको बता दूं, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद आप सबको पता है, अनवार ए सुहेली। अनवार ए सुहेली, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो लगातार पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए। और आगे देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और कह रहा है कि अवध की स्थिति पर गैर सरकारी रिपोर्ट किसने तैयार की थी? स्लीमैन ने, आउट्रम ने, बिशप हैबर ने और कॉलिन कैम्बल ने। ये ध्यान दीजिएगा, गैर सरकारी रिपोर्ट पूछ रहा है। ये पूछ रहा है गैर सरकारी रिपोर्ट। गैर सरकारी रिपोर्ट के लिए सही जवाब है आपका बिशप हैबर। सही जवाब है आपका बिशप हैबर। आप ध्यान रखिएगा, जब सरकारी रिपोर्ट की बात आती है तब जवाब आता है आउट्रम का। सरकारी रिपोर्ट तैयार करने का श्रेय किसको है? आउट्रम। और इसी की रिपोर्ट पर लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय कर लिया था। तो सरकारी रिपोर्ट अवध की आउट्रम और गैर सरकारी रिपोर्ट बिशप हैबर। बेहतर है। तीसरा प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन पर है और देखिए, पलाशी के युद्ध के पश्चात बंगाल में खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूट का युग आरंभ हुआ। यह कथन किसका है?
और जहां तक मैं समझता हूं, प्रथम दृष्टया छात्र इसमें जल्दबाजी में के.एम. पणिक्कर सर को लगा देंगे और ये गलत हो जाएगा। के.एम. पणिक्कर सर कदापि नहीं है और इसमें सही जवाब है पर्सिवल स्पीयर। इसमें सही जवाब है पर्सिवल स्पीयर। ध्यान रखिएगा, आप कहेंगे सर फिर के.एम. पणिक्कर सर का स्टेटमेंट क्या है। के.एम. पणिक्कर सर कहते हैं बंगाल में 1765 से 1772 तक लुटेरा राज्य चलता रहा। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, लुटेरा राज्य चलता रहा या फिर वो कहते हैं डाकू राज्य चलता रहा। ये स्टेटमेंट है के.एम. पणिक्कर सर का। और नवीन चंद्र सेन का एक स्टेटमेंट है कि पलाशी के युद्ध के बाद भारत में शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। ये स्टेटमेंट किसका है? ये है नवीन चंद्र सेन का। मैं सारी बातें लिख रहा हूं, आप इसको नोट करिए। ये सारे प्रश्न लगातार पूछे हुए हैं और जल्दबाजी में छात्र इनका उत्तर गलत कर जाते हैं। तो अब आपके पास स्क्रीन पर सारी बातें क्लियर हैं। खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग आरंभ हुआ, ये कथन है पर्सिवल स्पीयर का। के.एम. पणिक्कर सर का स्टेटमेंट है लुटेरा राज्य चलता रहा 1765 से 72 तक। और नवीन चंद्र सेन का स्टेटमेंट है पलाशी के युद्ध के बाद शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन पर है। देखने में बड़ा आसान सा लग रहा है, लेकिन पहले प्रश्न पढ़िए। सेंट्रल खिलाफत कमेटी का गठन किसने किया? तो जल्दबाजी में हो सकता है छात्र इसमें पहली बार या तो वो गांधी को चुने, और मैं आपको बता रहा हूं गांधी गलत हैं। फिर कहेंगे सर आप नहीं वो मौलाना मोहम्मद अली भी हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं मौलाना मोहम्मद अली भी गलत हैं। अब ये दो बचे आपके पास, हकीम अजमल खान और बंबई के व्यापारी चोटानी। और इसमें सही जवाब है आपकी आशा और आपकी उम्मीद के विपरीत बंबई के व्यापारी चोटानी। सेंट्रल खिलाफत कमेटी का गठन बंबई के व्यापारी चोटानी। और इस प्रश्न का उत्तर आपको सुमित सरकार सर की बुक में मिलेगा, इसलिए बिना किसी पूर्वाग्रह के हमेशा ध्यान रखिएगा बंबई के व्यापारी चोटानी ही चुनिएगा, कभी भी मौलाना मोहम्मद अली या महात्मा गांधी को मत चुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित पंक्तियां किस शायर की हैं? पत्थर की मूर्तों में तुमने समझा तू खुदा है। पत्थर की मूर्तों में समझा तू खुदा है। खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। खाके वतन का हर जर्रा देवता है। ये स्टेटमेंट या ये पंक्तियां किनकी हैं? सामान्य तौर पे छात्र इसमें फिर गलत करते हैं और लगाते हैं अशफाक उल्लाह खान साहब को। अशफाक उल्लाह खान सर नहीं है, मैं आपको बता दूं अशफाक उल्लाह खान नहीं है। तब आप कहेंगे सर फिर कौन हो सकते हैं? तो मैं आपको सही जवाब है मोहम्मद इकबाल। इस पंक्तियों के लेखक हैं मोहम्मद इकबाल। और मोहम्मद इकबाल की वो पंक्तियां आपको याद ही होंगी, तराना ए हिंद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो याद रखिएगा ये सही जवाब है इस पंक्ति का मोहम्मद इकबाल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पूर्व की समस्याएं पुस्तक के रचनाकार कौन है? पूर्व की समस्याएं, 4 ऑप्शन है, लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड लिटन है, लॉर्ड रिपन है और लॉर्ड डफरिन है। यह पुस्तक कही जाती है द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। तो आपको पता है द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट है किसकी? यह है लॉर्ड कर्जन की और कई बार पूछी गई है, तो ध्यान रखिएगा द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट किसकी है? लॉर्ड कर्जन की। तो फिर अब बात यह आती है कि सर ये बताइए
रिपन की पुस्तक कौन सी है? रिपन की एक पुस्तक जो कई बार पूछी गई है और उस पुस्तक का नाम है द ड्यूटी ऑफ द एज, इस युग का कर्तव्य, द ड्यूटी ऑफ द एज, इसको याद रखिएगा। और लॉर्ड कर्जन के लिए मैं आपको बता दूं, इस पुस्तक को पूर्व की समस्याओं के लिए, ये इंग्लिश में है ये बुक, द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। ये अक्सर करके छात्रों को कंफ्यूज करने के लिए उसका हिंदी रूपांतरण भी पूछ दिया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट या पूर्व की समस्याएं कर्जन की है, और लॉर्ड रिपन की द ड्यूटी ऑफ द एज, या फिर हिंदी में कहते हैं इस युग का कर्तव्य, ये किसकी है? तो रिपन की है। ओके, आगे देखिए। प्रश्न संख्या 7, आसान सा प्रश्न है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी की गिरफ्तारी कहां से हुई? 4 ऑप्शन है, नौसारी, कराड़ी, साबरमती, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सामान्य तौर पे सही जवाब क्या है? तो मैं आपको बता दूं, किसी भी दशा में सही जवाब नौसारी नहीं है, गलत है। फिर आप कहेंगे सर सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है कराड़ी, इसको ध्यान रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इट मीन्स नमक आंदोलन के दौरान गांधी की गिरफ्तारी कराड़ी से हुई थी, जबकि नौसारी समुद्र तट पर जाकर गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था। इस बात को याद रखिएगा। अक्सर करके इसमें छात्र नौसारी चुनेंगे, लेकिन सही जवाब है कराड़ी। इस प्रश्न को बहुत अच्छे से याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न पत्रों में सर्वाधिक बार रिपीट होने वाला प्रश्न देखिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। 4 आपके पास अधिनियम दिए हुए हैं। 4 अधिनियम कौन से? 1793 का है, 1813, 33 और 53। जल्दबाजी मत करिएगा। जल्दबाजी में अगर आपने कहीं पर 1813 का अधिनियम लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और सही जवाब है आपका 1833 का अधिनियम। ध्यान रखिएगा, 1833 के अधिनियम से 1833 के अधिनियम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापार का एकाधिकार और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार दोनों को खो दिया। इस प्रश्न को ऐसे भी याद रखिएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए गए 1813 के अधिनियम से, लेकिन यहाँ पर चाय और चीन के साथ व्यापार का ये 2 एकाधिकार बचा रह गया था। फिर 1833 के अधिनियम से चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार भी समाप्त कर दिए गए। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी अक्सर करके आया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः किस अधिनियम से समाप्त कर दिए गए? तो जवाब है 1833 का चार्टर एक्ट। ये बात क्लियर हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का आपको एक नोट्स बना के रखना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 मुगल काल से है। मुगल काल में किस मकबरे को तैमूरिया वंश का कब्रिस्तान कहा जाता है? मुगल काल में किस मकबरे को तैमूरिया वंश का कब्रिस्तान कहा जाता है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। कुतुब मीनार का प्रांगण, तो मैं आपको शुरू से ही बता देता हूं, कुतुब मीनार का प्रांगण बिल्कुल गलत है। कुतुब मीनार का प्रांगण हो ही नहीं सकता। आप कहेंगे सर फिर हुमायूं का मकबरा, तो बिल्कुल ठीक आप गैस कर पा रहे हैं। हुमायूं का मकबरा तैमूरिया वंश का कब्रिस्तान कहा जाता है। और जब आपने हुमायूं के मकबरे को ठीक कर लिया तो खुसरो बाग का प्रांगण या ताजमहल अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। तो यहां से प्रश्न कई बार आया है कि दारा शिकोह को किसके मकबरे में दफनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, हुमायूं के मकबरे में दारा शिकोह की कब्र भी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हुमायूं के मकबरे में दारा शिकोह की कब्र भी है।
मुगल काल में किस मकबरे को तैमूरिया वंश का कब्रिस्तान कहा जाता है? और वो है हुमायूं का मकबरा, जिसमें दारा शिकोह की कब्र तो है ही, बहुत सारे मुगल राजकुमारों या सम्राटों की कब्र है। आइए देख लेते हैं किन की कब्र हुमायूं के मकबरे में है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हुमायूं के मकबरे में कौन कौन से मुगल सम्राट या मुगल शहजादे दफन हैं। आप देखिए, तैमूरिया वंश का शमशान गृह या कब्रिस्तान कहलाता है हुमायूं का मकबरा। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि दारा शिकोह विशेष तौर पर याद रखिएगा हुमायूं के मकबरे में दफन है। और 5 बादशाह जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफीदुद्दर्जात, रफीदुद्दौला और आलमगीर द्वितीय की कब्रें भी इसी मकबरे में हैं। और आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा गया है, 1857 के विद्रोह के दौरान अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने भागकर कहाँ शरण ली? हुमायूं के मकबरे में शरण ली। ये प्रश्न भी आया है कि बहादुर शाह जफर को किसके मकबरे से गिरफ्तार किया गया? तो हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप इन प्रश्नों की उपादेयता खुद ही समझ पा रहे होंगे। और आइए देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी गांधी से है। गांधी ने किस आंदोलन के दौरान सार्वजनिक तौर पर लंगोटा और धोती धारण कर ली और उद्घोषणा की कि अगर प्रत्येक भारतवासी नंगा है तो मैं भी आजीवन वस्त्र धारण नहीं करूंगा? ध्यान रखिएगा। और 4 विकल्प हैं, चंपारण, अहमदाबाद, रॉलेट सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है और सही जवाब है आपके पास असहयोग आंदोलन। ध्यान रखिएगा, गांधी का पहला आंदोलन है चंपारण, ये स्थानीय आंदोलन है, ये पहला आंदोलन था। ये भी पूछा जाता है कि गांधी का भारतीय इतिहास में पहला आंदोलन तो वो चंपारण है। और आपको ध्यान देना चाहिए कि चंपारण के लिए किसने गांधी को आमंत्रित किया था? तो वो हैं राजकुमार शुक्ल। इन्होंने काफ़ी निवेदन किया गांधी से कि वो चंपारण आए और नील कृषकों की परेशानियों को देखें। वो नील कृषकों की परेशानियां, और वहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि चंपारण आंदोलन तिनकठिया पद्धति से संबंधित था। ये तिनकठिया पद्धति क्या थी? तिनकठिया पद्धति के तहत किसानों को जबरदस्ती उनके खेत में नील उगाने के लिए बाध्य किया जाता था। फिलहाल आज की टेस्ट सीरीज को समाप्त करने का वक्त है। शीघ्र ही मैं जल्दी अगले पेपर को लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूं। तब तक आप इन प्रश्नों को याद करिए और मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।